दोस्तों मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ है उसमें परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। आज हम इस परसेंटेज के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं। अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए इन आज के कुछ क्वेश्चंस को हल करने के बाद आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक के जो सवाल हमने हल किए हैं वो सभी समझ में आए होंगे। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए आज का आपका पहला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 15,000 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखिए दोस्तों, एक चुनाव है उसमें 2 उम्मीदवार थे जिसमें से एक उम्मीदवार तो जीता है और एक हारा है। तो इसने क्या दिया है, पहले 15,000 मत थे टोटल कितने मत थे 15,000। अब इसका 20% मत जो है वो अवैध हो गए हैं। 20% मत अवैध होने का मतलब है 80% मत वैध होना। तो मैं इसका 80% निकाल लेता हूं। 80% वैध मत है। अब इसने दिया कि जो उम्मीदवार जीता है उसको 55% मत मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार मतलब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले हैं। अगर जीतने वाले को 55% मिले हैं तो हारने वाले को 45% मिलेंगे। तो मैं यहीं पे इसका 45% भी कैलकुलेट कर देता हूं। जो भी कैलकुलेशन करके उत्तर आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब हम इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हम कैंसिल आउट कर देते हैं और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब करना ये है 15 का 8 में और फिर 45 में गुणा करना है। 15 का जब मैं 8 में मल्टीप्लाई करता हूँ आता है 120 और 120 में मुझे 45 का मल्टीप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, 120 में 45 का मल्टीप्लाई करना है। सिंपली 45 का डबल कितना होता है, 45 का डबल होता है 90। तो मैं 90 में 60 का मल्टीप्लाई कर दूं। 120 में 45 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैं 90 में 60 का मल्टीप्लाई कर दूं। बात तो एक ही है, क्योंकि अगर मैं इसको डबल करूंगा तो मुझे इसको आधा करना पड़ेगा। मैंने इसको आधा कर दिया, इसको डबल कर दिया, मतलब 9 से मैं 6 का मल्टीप्लाई करना तो कितना था 54। तो ये आ जाएगा आपके 5,400। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 5,400। यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको गुणा करने की ट्रिक भी समझ में आ गई होगी और ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल बोला है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल 15,000 मत थे, 20% अवैध हो गए। जीतने वालों को 55% मिले तो हारने वालों को कितने मिले ये बताना है। तो हमने क्या किया, 15,000 लिया, 15,000 में 20% अवैध मत है, इसका मतलब हुआ 80% वैध मत है। हमने 80% निकाल दिया। फिर जो वैध मतों की संख्या आई उसका हमने क्या किया, 55% जीतने वाले को मिले हैं तो हारने वालों को 45% मिले होंगे, तो हमने इसका 45% कैलकुलेट कर दिया। दोस्तों क्या होता है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, फिर 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी। 15 × 8 × 45 बता 15 में मैंने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 120। 120 में मुझे 45 का मल्टीप्लाई करना है, पर मैं किसी और विधि का उपयोग करके इसको जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करना चाहता हूं, इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने आधा कर लिया जो होता है 60, इसको मैंने डबल कर लिया जो होता है 90। अब 60 का 90 मल्टीप्लाई करना आसान है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। उम्मीद करता हूं आपको अब तो अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 50 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल मत पड़े। कुल मतों की संख्या पूछी है दोस्तों। चलिए इसको हम हल करते हैं। क्या बोला है, चुनाव में 50 मत तो अवैध हो गए और जीतने वाले को कितने मिल गए 52% मत मिल गए और वह कितने से जीता है 98 मतों से जीत गया है। जीतने वाले को 52% मिलने का मतलब क्या है, जितने वाले को 52% जितने वाले को 52% मिला है, इसका मतलब हारने वाले को कितना मिला है 48%।
मतलब वो जीता कितने मतों से है, 4% मतों से जीता है। जीता कितने मतों से, 52 तो इसको मिले थे और 48 हारने वाले को मिले हैं, मतलब वो जीता कितने से है, 4% मतों से जीता है। और वो 4% की वैल्यू जो दी है वो आपके कितनी है, 98। ये 98 जो आया है ये आपका वैध मतों का, ये वैध मतों का 4% है, ये टोटल मतों का 4% नहीं है, ये वैध मतों का 4% है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 100% पे तो ये वैध मत आएंगे, फिर उन वैध मतों में हमें अवैध मत जोड़ के कुल मत निकालने रहेंगे। बस इतना सा इसको करना है। हम क्या करते हैं, इसमें 4 का डिवाइड दे देते हैं। इसमें 4 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, क्योंकि 100 में जब मैं 4 का डिवाइड देता हूँ 25 बार जाता है। देखिए 100 से 2 कम है, मतलब 4 का आधा, मतलब 25 का में आधा और कम हो जाएगा। तो ये आपके जो आएगा 1% की जो वैल्यू आएगी, 100% की जो वैल्यू आएगी, 1% की वैल्यू इसमें निकाल लेते हैं हम। 1% की वैल्यू आएगी 24.5, क्योंकि अगर 100 होता तो पूरा 25 बार जाता, 2 कम है तो 4 का आधा है 2, इसलिए हमने 25 में से आधा कम कर दिया 24.5। अब हम इसमें 100% निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा ये 2450। मतलब 2450 जो है ये कुल वैध मत थे। अब हमको निकालने हैं टोटल मत, कुल मत मतलब वैध मत प्लस अवैध मत, चाहे अवैध हो गए पर मत तो थे वो। तो हमने क्या किया, 2450 में 50 और ऐड कर दिया, तो आपके आंसर आया सी वाला जो है 2500। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। देखिए दोस्तों 15,200 तो जो है वो कुल मत है और 15% मत उसमें अवैध हो गए हैं। वही वाला ट्रिक है, 15,200 कुल है और 15% में मत अवैध होने का मतलब है 85% जो मत है वो वैध है। अब इसने क्या बोला है, जितने वाले उम्मीदवार का पूछा है और कुल वैध मतों का उसे कितना मिला है, 55% ही मिला है। एक उम्मीदवार को 55% मिला है मतलब वो जीता, क्योंकि 55% तो ज्यादा है, 50% से आधे से ज्यादा है, मतलब जीता ही होगा, 100% श्योर होगा कि ये जीता है। मतलब जितने वाले को कितना मिला है 55%। हम क्या करेंगे, 55 का गुणा करके 100 का डिवाइड दे देंगे। देखिए 2 जीरो से मैं 2 जीरो यहीं पे कैंसिल आउट कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है, आपस में इनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। चलिए हम करते हैं इसको हल। हम देखते हैं कि ये जो है ये 5 से काट देते हैं इसको, 5 से ये 11 बार कट जाएगा और 5 से ये 20 बार कट जाएगा। फिर हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 से ये 17 बार कट जाएगा और ये 5 से 4 बार कट जाएगा। अब इसको 4 से मैं 152 को काटने की कोशिश करता हूं। 4 से ये 3 बार कटेगा 12, फिर 3 बच गया, फिर 8 बार कटेगा 38। ये 4 भी कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या करना है, 38 में 17 का मल्टीप्लाई करना है और फिर 11 का मल्टीप्लाई करना है। चलिए दोस्तों हम अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे करना है 38 में 17 का मल्टीप्लाई, 7 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा, 8 के साथ 56 होता है, 6 लिख दूंगा, 5 कैरी कर दूंगा, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करके मन में याद रखूंगा, 3 7 तो 21 होता है, 21 मन में याद किया, फिर 8 में 1 का मल्टीप्लाई करके 8 आया, 21 में 8 जोड़ा 29, 29 और 5 होता है 34 का 4 लिखा, 3 मैंने कैरी कर दिया, फिर मैंने 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 3 आया, 3 और ये 3 6 हो गए, 38 में 17 का मल्टीप्लाई हो गया, 646 आएगा। अब मुझे इसमें 11 का मल्टीप्लाई और करना है, अब मुझे इसमें 11 का मल्टीप्लाई और करना है, तो मैं 11 का मल्टीप्लाई भी इसमें कर देता हूं। देखिए 11 का मल्टीप्लाई करने की क्या ट्रिक है, हम पहले इसको तो सेम लिख देंगे, यूनिट डिजिट को सेम लिख देंगे, फिर एक बार इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, एक बार इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 10, एक ही अंक लिखना है तो 1 कैरी हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, फिर आएगा 10 और जो 1 कैरी हुआ था वो 1 कैरी, 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर 1 कैरी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस 1 का 1, ये जो सबसे लास्ट वाली डिजिट है उसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करके 6 और 6 और 1 ये 7, मतलब 7106 जो है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, बस इसमें कैलकुलेशन ही करनी थी, बाकी
जो प्रश्न करने का तरीका है वो तो सेम है। कुछ कभी कभी परीक्षा में ऐसा होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आ जाती है, इसलिए आपको ये टेक्निक्स भी आनी चाहिए कि हमको कैलकुलेशन कैसे जल्दी करनी है। मैंने 38 में 17 का मल्टीप्लाई करके आपको बताया, 646 आया, 646 में मैंने 11 का मल्टीप्लाई आपको करके बताया, 7106 आया। ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। दूसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या कितनी है? देखिए 2 उम्मीदवार थे, एक को कितने मिले 71, मतलब दूसरे को कितने मिले 29। एक को अगर 71 मिले हैं, एक को 71 मिले हैं तो दूसरे को मिले हैं 29। और जो जीतता है वो हमेशा अंतर, इसको 71 मत मिले, इसको 29 मिले, दोनों के अंतर से जीता, तो दोनों का अंतर कितना आएगा? देखो माइनस 9 में मैं कितने जोड़ू कि 11 आ जाए? 2। 9 को 1 तक ले जाना है, 2 जोड़ना पड़ेगा, हासिल का 1 हो गया। 3 को मैं 7 तक ले जाऊंगा, 4 जोड़ने पड़ेंगे, ये आ गया 42। अब 42 जो है वो 42 जो परसेंट है वो कितना दे रखा है इसमें 756, मतलब 756 किसी संख्या का 42% है। इसमें देख लेते पूछा क्या है, दूसरे उम्मीदवार को, दूसरा उम्मीदवार मतलब हारने वाला उम्मीदवार, हारने वाला जो उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले? हारने वाला उम्मीदवार जो है उसको 29% मत मिले थे। 42 की वैल्यू हमारे पास है, 29 की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए हम इसको 21 से काट देते हैं। 21 से मैं इसलिए काट रहा हूं क्योंकि मुझे पता है 21 के पहाड़े में 42 आता है और ऑप्शन में कहीं भी इंटीजर वैल्यू नहीं है, पॉइंट में वैल्यू नहीं है, और मत तो वैसे भी पूरा ही होता है, वो आधा मत तो कोई होता नहीं है। इसका मतलब ये 21 से जरूर कटेगा, और ये भी मतलब है 42 से भी जरूर कटेगा ये। तो हम पहले इसको 21 से काट लेते हैं थोड़ा छोटा करने के लिए। 21 से मैं इसको 2 बार काट लेता हूं, और 21 से मैं इसको 21 से 3 बार काटूंगा, 63 हो जाएगा। अब मेरे यहां बचा कितना है 12, 126 हो गया। 126 जो है वो 6 बार आएगा। अब मैं इस 2 से इस 36 को 18 बार काट सकता हूं। अब मुझे 18 में 29 का मल्टीप्लाई करना है, 18 में 29 का मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? 9 का 8 में मल्टीप्लाई किया, 8 9 72 होता है, 2 लिखा, 7 कैरी हो गया। 9 का 1 में मल्टीप्लाई करके 9 1 9 मन में याद रखा, 8 दूना 16, 9 और 16 जोड़ूंगा आएगा 9 और 16 25, 25 और 7 32, हासिल के 3 हो जाएंगे। और 2 में जब 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, और हासिल का 3 मतलब 5, 2 और 3 5, ये आया 522। 522 ही आपका सही उत्तर है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका करेक्ट आंसर है। 522 मत मिले हैं हारने वाले उम्मीदवार को। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इन सवालों में हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़े, लेकिन इन सवालों का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन सवालों को कभी भी गलत नहीं करेंगे। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये कैलकुलेशंस करना भी साथ के साथ सिखाता जा रहा हूँ। इसके लिए हम अलग से कोई विशेष क्लास नहीं ले रहा हूँ कि अलग से मैं 1 या 2 क्लास अरेंज करके आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊं, डिवाइड करना सिखाऊं। जैसे जैसे प्रश्न में आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको हल करके बताता जाऊंगा। ये चीज़ जो है ये उन बच्चों के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है जो पहली बार किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको गणित में सवाल को सॉल्व करने में थोड़ी समस्या होती है। और जो बच्चे कर सकते हैं उनको तो पता ही है कि हमको ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो चाहे तो डायरेक्ट उनके हिसाब से कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है? दोस्तों बहुत ही जोरदार प्रश्न है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। इसमें बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि मतलब आप समझो कि 80% बच्चे इसको गलत करके आते हैं। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से दिया है, लड़के और लड़कियां। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात दिया है, तो दोस्तों इसमें यह दिया है, इसने यूं नहीं बोला है कि लड़कियों की संख्या का। अगर ये का बोलता तो हम क्या करते हैं, लड़कियों को
100 मान लेते और लड़कों को 116 मान लेते, लेकिन इसने का यूज नहीं किया है। ये है का और से में अंतर, ये शब्दों का फेर है। ये केवल देखो हिंदी में कितना मजा है, ये केवल एक शब्द से, एक इस से कितना अंतर आ रहा है इसको हल करने का। बच्चे इसको कैसे सोल्व करेंगे, बच्चे इसको कैसे सोल्व करेंगे कि लड़कियां 100 हो गई, लड़के 116 हो गए, काट के अनुपात निकाल दिया, 29 और 25 का रेशो आ जाएगा। 29-25 का रेशो इसमें जरूर दिया है और बच्चे सी वाला टिक करके इसको गलत करके आएंगे और खुश होंगे कि हमने सही कर दिया। पर इसको हम क्या करेंगे, इसने दिया है से अधिक है। से अधिक होने का मतलब ये है जो टोटल बच्चे और टोटल जो बच्चे हैं लड़के और लड़कियां मिला के उनका 16%। मतलब अगर टोटल 100 है, टोटल अगर 100 है तो उसमें उसी 100 का 16% जो है वो लड़के अधिक है। मतलब लड़कियां जितनी भी है x है तो ये x + 16 है और दोनों का योग 100 होगा, ये कहने का यहां मतलब है। तो हम इसको x से सोल्व नहीं करने वाले हैं, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे इसकी भी मैं आपके लिए एक अच्छी ट्रिक लेकर आया हूं। जितना अधिक है, मान लिया लड़के और लड़कियां अगर बराबर होती तो दोनों 50% होते, दोनों 50% होते ना। पर अब हम क्या करेंगे, लड़के जो है वो 16% अधिक है। लड़के 16% अधिक होने का ये मतलब है कि हमको क्या करना चाहिए, इसको आधा कर देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, चलो हम मान लेते हैं लड़के और लड़कियां बराबर है, लड़के और लड़कियां बराबर है। पर क्या बराबर है, क्या नहीं है? तो बराबर नहीं होने पर हम क्या करेंगे, इस वाले सवाल में जब भी से आएगा हम ये करेंगे कि जितना % अधिक दिया है, जितना % अधिक दिया है उसका आधा, क्योंकि जो अधिक होगा उसमें हम जोड़ेंगे और जो कम होगा उसमें हम माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कितना होता है 8, इसमें तो जोड़ देंगे, और इसका आधा होता है 8 तो इसमें से माइनस कर देंगे। अब हम इसका रेशो निकाल लेंगे, जो भी रेशो आएगा वही आपका आंसर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम काटते हैं, 2 से कटेगा तो ये 21 बार कटेगा और ये 2 से कटेगा तो ये 29 बार कटेगा। तो आपके जो सही उत्तर होगा वो होगा 29:21। 29:21 बी वाला ऑप्शन है। दोस्तों परीक्षा में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, इसी प्रकार के सवालों से सामने वाला आपके जो मेंटल लेवल है उसको टेस्ट करना चाहता है। आपने अगर प्रश्न को पढ़ लिया और उसके बाद आप इस से की जगह का समझ गए तो आप बिल्कुल सी वाला ऑप्शन लगा के आएंगे, जो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको प्रश्न को इस प्रकार से पढ़ना है, एक एक शब्द को, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, एक एक चीज को उसकी ध्यान में रखना है कि उसमें लिखा क्या था। इसमें लिखा था से, इसलिए हमने इस प्रकार से किया। इसमें लिखा होता का तो हम करते 100 और 116 काट देते तो ये आ जाता 29 और ये आपके हो जाता 25। तो 29:25। अगर यहाँ पे का होता तो उत्तर आता 29:25, यहाँ पे से है इसलिए उत्तर आया है 29:21। उम्मीद करता हूँ ये वाली ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की ट्रिक और देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भविष्य में भी ऐसी ही ट्रिकें आपके सामने लेके आता रहूं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चाय के भाव में 10% कमी हो जाने पर ₹225 में 500 ग्राम अधिक चाय खरीदी जा सकती है। चाय का प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, जो 225 रुपए इसमें दे रखा है, जो राशि इसमें दे रखी है 225, उसका हम जो परसेंटेज दे रखा है वही परसेंटेज कैलकुलेट कर देते हैं, उतना ही % हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये कर दिया, मतलब क्या आएगा 22.5। कितना आएगा 22.5। मतलब 22.5 रुपए में, वर्तमान में 22.5 रुपए में क्या होता है, 22.5 रुपए में क्या होता है, 500 ग्राम चाय आने का मतलब 1 किलोग्राम चाय कितने में आएगी। अगर 500 ग्राम 22.5 में आती है तो 1 किलोग्राम कितने में आएगी, 45 रुपए में आएगी। दोस्तों इसका मतलब में मुझे क्या करना है, ये जो भाव आया है ये 500 ग्राम का आया है, मुझे 1 किलो का भाव निकालना है। 500 का डबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको हल करते हैं, जीरो से मैंने जीरो कैंसिल कर दी और इस जीरो से मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। 22.5 में 2 का मल्टीप्लाई किया, आया 45। अब आप बताइए क्या 45 मेरा सही उत्तर है? दिल पे हाथ रख के बताना, आप ऐसे मतलब मन से कुछ भी मत बता देना। क्या मेरा 45 उत्तर सही आया है? नहीं आया ना? हाँ सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए 45 जो है ये वर्तमान मूल्य आया है और प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक भाव क्या है, प्रारंभिक भाव निकालना है।
45 रुपये जो है वो 10% घटाने के बाद वाला वैल्यू है, तो हमें पहले वाला मूल्य चाहिए। अब हम इसको कैसे करेंगे? अब हम इसको करेंगे 45 जो है वो 10% घटाने के बाद वाली वैल्यू है, मतलब 90% है, तो हमें 100% निकालना है। चलो मैं 45 से 2 बार इसको काट देता हूँ और 2 से मैं 100 को काटूंगा 50 बार। 50 जो है बी वाला ऑप्शन, यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, केलों के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर 25 रुपए में 5 केले अधिक खरीद सकते हैं। केलों का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। वैसा ही प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान मूल्य पूछा है, तो अभी वाला जो भी आएगा, जैसे वहां 45 आया था वो वर्तमान मूल्य था, जो भी सोल्व करने के बाद आएगा वही आपका वर्तमान मूल्य होगा। आपको इसमें बाद में और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान पूछा है, देखिए 25 रुपए में 5 केले ज्यादा आ रहे हैं और 20% कमी हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, अब इस 25 का 20% कैलकुलेट करता हूं। 25 का 20% कैलकुलेट करता हूं, जो भी आएगा उसमें मुझे देना है 5 का भाग, तो मैं इसमें 5 का भाग भी दे देता हूं। ये कट जाएगा आपके 5 बार और फिर से ये कट गया, 25 से ये 25 कट गया, तो आया 1 रुपया। मतलब वर्तमान मूल्य जो है केलों का वो है 1 रुपये प्रति केला। वर्तमान में 1 रुपये प्रति केला। यदि पुराना वाला भूतकाल वाला जो प्रारंभिक मूल्य पूछता, तो हम क्या करते हैं, इस 1 रुपये में हम क्या करते हैं, इसमें 20% कमी हो गई है, मतलब ये 80% है, तो हम 100% निकालते हैं। 80 का भाग देके 100 का गुणा कर देते, तो आपके आ जाता 1 रुपये 25 पैसे। उम्मीद करता हूं आपको इस प्रकार के जो प्रश्न है वो हल करने की विधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक एजेंट को 20,000 तक की बिक्री पर 5% तथा इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर शेष धन वह कंपनी को 62,200 रुपए दे, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कुल कितनी बिक्री की। दोस्तों इस प्रश्न को देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं कि अब हम इसको कैसे हल करेंगे। इसने क्या बोला था, 20,000 तक तो इसको 5% मिलते ही मिलते हैं, तो हम पहले 20,000 का 5% निकाल लेते हैं। 20,000 का 5% आपके होगा 10% होता है, 2,000, 5% होगा 1,000, तो हमने लिख दिया 1,000 रुपए। मतलब 1,000 तो 20% तक मिले ही मिले हैं। मतलब इस 62,200 रुपए जो इसने कंपनी को दिए हैं, उसमें इसका 1,000 का कमीशन तो कट के 19,000 इसमें शामिल है। तो मैं क्या करता हूं, 62,200 में से 19,000 को माइनस कर देता हूं। 19,000 को माइनस कर देता हूं, सिंपल है। 9 को 2 तक ले जाना है, मतलब 12 तक ले जाना है, 3 जोड़ना पड़ेगा और फिर ये 2 हो गया हासिल, जो 1 लगी 12 से इधर हासिल 1 लग जाती है, तो 2 को फिर मैं 6 तक ले जाऊंगा 4, मतलब 43,200 रुपए इसने किस पे दिए हैं, 4% वाली बिक्री के दिए हैं। 20,000 रुपए पे इसको 5% मिलता है, तो 5% काट के देगा। उससे अधिक की जो बिक्री है उस पे ये 4% काट के देगा। तो अब हम निकाल लेते हैं कि ये तो 43,200 रुपए जो है ये 96% है, क्योंकि 4% इसने इसका हक काट लिया इसमें से। तो हम क्या करेंगे, 43,200 का 200 जो है वो 4% काटने के बाद की वैल्यू है, मतलब वो कितना है, 96% है। तो 100% कितना होगा। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको काटते हैं। देखिए मुझे इसको काटना है, 24 से काटते हैं, कोशिश करते हैं 24 से काटते हैं। 24 से इसको काटेंगे तो 24 से 4 बार कट जाएगा और ये 24 से 1 बार कटेगा, बचा कितना, 19। 24 के पहाड़े में 192 जो है वो आते हैं आपके 8 बार, बस। अब ये 00, 1800। 4 से मैं फिर इस 1800 को काट देता हूं। इसकी 2 जीरो, इसको 25 से काटने के बाद में मुझे वापस 25 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए मैं 4 से 1800 को ही काटना प्रीफर कर रहा हूं। 4 से जब मैं 1800 को काटूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 4 से 4 चौक 16 होता है, 2 बज गए, 4 पंजे 20 और ये
मतलब 450 में 100 का गुणा करना है, मतलब 4% जो इसको मिला है वो मिला है 45,000 पर। 4% जो मिला है उसको मिला है 45,000 पर। मैं लिख देता हूं यहां पे 4% वाला। और 5% जो इसको मिला है वो मिला है 20,000 पर। अब दोस्तों आप थोड़ा सा सोचिए कि 45,000 की बिक्री इसने 4% वाली की है, 20,000 की बिक्री इसने 5% वाली की है, कुल बिक्री कितनी होगी? 45,000 प्लस 20,000 आया 65,000। डी वाला जो ऑप्शन है यही सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बिना एक्स की सहायता से, बिना किसी वेरिएबल का यूज किए हम इस प्रश्न को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी वास्तु हो गया है, वो वस्तु है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर इससे उपभोक्ता को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे इस मद में उसके खर्च में वृद्धि ना हो। कहने का यह मतलब है अगर किसी चीज का भाव बढ़ जाता है तो हमें उसकी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए ताकि हमारा खर्चा वही रहे। हमारे पास खर्चे करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं है तो हम उसी पैसे में कितना % कम उपयोग करें उसका कि हम वो उसी पैसे में वो चीज, हमको खर्च उतना ही करने हैं तो चीज थोड़ी कम लेनी पड़ेगी। मतलब कितना कम उसको करना है वो हमें यहाँ पे निकालना है। चलिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। जब यहाँ पे अगर वृद्धि हो जाती है, जितनी वृद्धि हो जाती है हम क्या करते हैं, मैंने एक बार फॉर्मूला लिखाया था आपसे, वृद्धि अपॉन में, अगर वृद्धि हुई है तो जोड़ेंगे 100 प्लस वृद्धि, और अगर कमी होती तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। ये आपका इसमें फॉर्मूला यूज रहेगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, अगर वृद्धि आती है प्लस करो, अगर कमी होती है तो माइनस करो, बस आपको इतना सा याद रखना है। चलिए वृद्धि जो हुई है वो कितने % हुई है, 10% हुई है। 100 में 10 जोड़ दूंगा 110 और इंटू फिर 100। दोस्तों 1 0 से 1 0 काट देता हूं। 100 में मुझे 11 का भाग देना है। 100 में जब मैं 11 का भाग देने जाऊंगा तो 9 टाइम तो पूरा भाग चला गया है। अब 1 बचा हो गया शेष, तो उस 1 को मैं ऊपर लिख दूंगा और ये 11 बटे में है, मतलब 9 सहित 1/11 आपका सही उत्तर है। 9 सहित 1/11 बी वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। आपको इसमें ये सूत्र याद करना है क्योंकि अगर हमें इसको बड़े तरीके से करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसके लिए एक शॉर्ट में फॉर्मूला बनाया हुआ है। इसमें क्या आपको याद रखना पड़ेगा, अगर वृद्धि हुई है तो वृद्धि के बटे में प्लस करके लिख दो और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको इतना ही करना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी, यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 5% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई हो तो वृद्धि से पहले स्त्रियों की संख्या कितनी थी। दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी हम पहले कर चुके हैं, बस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कि हमने उसमें शब्द थोड़े अलग रहे होंगे पर उसकी आत्मा तो यही रही होगी। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये जो प्रश्न है, टोटल इसमें जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 9,800। तो हम इसमें क्या पूछा है, स्त्रियों की संख्या पूछी है। इसमें क्या पूछी है, स्त्रियों की संख्या पूछी है। तो हम मान लेते हैं कि सारे के सारे पुरुष ही थे वहां पर और पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस 9,800 का पहले 8% कैलकुलेट कर लेते हैं। 9,800 का 8% कितना होगा, 2 0 से मैं 2 0 कैंसिल कर देता हूं। मुझे 98 में 8 का मल्टीप्लाई करना है तो मैं सिंपली 100 में पहले मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 100 में जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 800 आएगा और ये 100 से 2 कम है तो मैं 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आएगा 16। तो 800 में मैं 16 माइनस कर दूंगा, आएगा 784। अब मैं 9,800 में 784 को ऐड कर दूंगा, यहीं से ऐड कर देता हूं। ये आएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। अगर सभी पुरुष होते तो 10,584 हो जाते, लेकिन नहीं। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। कितने हुए हैं, 10,458 हुए हैं। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूं कि ये डिफरेंस क्या है। तो मैं इसमें से माइनस कर देता हूं 10,458। दोस्तों 8 को मैं 4 तक ले जाऊंगा, मतलब मुझे कितने जोड़ने पड़ेंगे, 6। एक कैरी हो गया, 6 में को मैं
8 तक ले जाऊंगा 2 जोड़ने पड़ेंगे, 4 को 5 तक ले जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये आया 126। ये 126 का डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि पुरुष जो बड़े हैं वो 8% की दर से बड़े हैं और स्त्रियां जो बड़ी है वो 5% की दर से बड़ी है। तो इसका ये मतलब हुआ ये जो है ये 3% है। ये क्या है? 3% है। किसका? स्त्रियों की संख्या का, क्योंकि हमने सारे पुरुष मान लिए थे। अगर पुरुष मान के चलेंगे तो स्त्रियों की संख्या आ जाएगी, स्त्रियां मान के चलेंगे तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी। पूछा स्त्रियां था इसलिए हमने पुरुषों की संख्या मान ली, पुरुषों की संख्या के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो आया 126 ये 3% है, तो 100 कितना होगा? मैं इसमें 3 का भाग देके 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से ये कटेगा 4 और 2 बार, मतलब 4200 आपका सही उत्तर है। स्त्रियों की जो संख्या होगी 4200। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको इन सवालों को हल करने में मजा भी आ रहा होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर कर में 10% कमी होने पर उसकी खपत में 8% वृद्धि हो गई, इससे प्राप्त राजस्व में क्या अंतर पड़ेगा? दोस्तों ऐसा प्रश्न भी हम पहले हल कर चुके हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। उसी का उपयोग हमें यहाँ करना है। जब भी एक किसी कहाँ पे कमी हो रही हो या एक दूसरी जगह वृद्धि हो रही हो, पहली जगह वृद्धि हो रही हो दूसरी जगह कमी हो रही हो, उसका जो इफेक्ट निकालना हो तब हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए 10% कमी हुई है, हमने कमी कर दी प्लस माइनस ए, तो हमने माइनस का ए लिखा क्योंकि कमी हुई है। फिर प्लस माइनस बी, तो हम प्लस का बी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो प्लस का बी कितना है? 8 है। फिर से हम, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस है, माइनस होता है, तो हम इस 10 का 8% और कैलकुलेट करके इसमें माइनस कर देंगे। 8 में से 10 माइनस करेंगे, माइनस का 2 आएगा और ये फिर माइनस, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 8 में 10 का भाग दूंगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.8। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। 2.8% की क्या हुई है? कमी हुई है। जो राजस्व प्राप्त होगा उसमें 2.8 की कमी रहेगी, मतलब पहले अगर 100 रुपए मिलते थे तो इस बार इतने रुपए कम मिलेंगे, 2.8 रुपए कम मिलेंगे। मतलब सी जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न भी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इस मद में खर्च केवल 10% बढ़े? दोस्तों उसी का मॉडिफाई रूप है, प्रश्न वैसा ही है, पर इसने यहां पे 10% का एक एडवांस वर्क हमको दे दिया है। ऐसे प्रश्न को हल करने में, ऐसे प्रश्न की आत्मा क्या है पहले मैं आपको वो समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। चीनी के मूल्य में क्या हुआ? 30% की वृद्धि हो गई, मतलब चीनी पहले अगर 100 रुपए में मिलती थी 1 किलो, तो अब वो 130 में मिलती है। पर गृहिणी के पास कितने हैं खर्च करने के लिए? 10% ही वो ज्यादा खर्च कर सकती है, मतलब वो 130 तो खर्च नहीं कर सकती, वो 110 जरूर खर्च कर सकती है। उसके पास खर्च करने के लिए 10 रुपए और है, 100 के अलावा 10 रुपए और है, तो अब वो 130 रुपए का जो सामान है उसको 110 में चाहिए तो थोड़ा कम लेना पड़ेगा। वो कितना कम लेना पड़ेगा वो परसेंटेज हमको कैलकुलेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो कमी वृद्धि कितनी हुई है 30, तो हम वृद्धि लिख देंगे। जो वो सवाल हम कैसे करते हैं, वो सवाल हम कैसे करते हैं, वृद्धि लिख देते हैं, बटे में 100 प्लस वृद्धि कर देते हैं। पर इसमें क्या करना है, 10% बढ़ाना है, तो ये 10% को हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये इफेक्ट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि 10% 10 रुपए उसके पास है, मतलब वो खर्चा कर सकती है। उसके लिए खर्चा कितना बड़ा है, 20 से ही बड़ा है, मतलब उसको 20 रुपए की जो चीज है वो ही कम चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, 30 में 10 माइनस करके ले आए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। ये 30 में से 10 माइनस होगा, 20 आएगा, बटे में हो गया 130, इंटू में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देता हूं। 200 में मुझे 13 का भाग देना है। 13 का भाग देने जाऊंगा, 13 से एक बार जाएगा, बच गया है यहाँ पे 7, और 7 जो है 13 पंजे 65 आते हैं। 5 अब बच गया है, 5 में 13 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हम 5/13 ही लिख देंगे। 15 सहित
5/13 जो है यही इसका सही उत्तर है। 15 सहित 5/13, 15 सहित 5/13 एक भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो होगा ई वाला, नन ऑफ द अबव। यही आपका सही उत्तर है, क्योंकि वास्तव में उत्तर कितना आएगा 15 सहित 5/13। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों सभी ऑप्शन हमने देख लिए, कोई भी ऑप्शन ये नहीं है टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ई वाला ऑप्शन आप यहां पे पुट कर लीजिए, नन ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपका सही जो उत्तर आएगा वो आएगा 15 सहित 5/13। इसी के साथ हम यह क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम कोई नया चैप्टर आपके सामने लेके आएंगे। आज तक हमने जो परसेंटेज चैप्टर किया है, उम्मीद करता हूं आपको सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और हमारे साथ में आपको क्वेश्चन को हल करने में मजा भी आया होगा। नई नई ट्रिक आपको सीखने को मिली होगी। इसी प्रकार से और ट्रिकें हमारे पास जो है वो भी सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उस पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो के साथ में जो PDF दिख रही है वो भी अवेलेबल होती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।